राजकिरण क्षेत्र बिहार के अंदर सियासी घमासान तेज है। सीट शेयरिंग को लेकर मामला फंसा हुआ है। आखिरकार सीट शेयरिंग को लेकर मामला क्यों फंसा हुआ है? क्योंकि चिराग पासवान 10 सीटें मांग रहे हैं। कभी ये बात आती है 6 सीटें मांग रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट 6 सीटों पर तो वो मांग ही रहे हैं। 10 सीटों का ऑफर आरजेडी ने दे दिया कि आप हमारे तरफ से चुनाव लड़िए और हम आपको 10 सीटें दे रहे हैं। आखिरकार ये पेज फंसा हुआ क्यों है और इस पर इतनी सियासत क्यों हो रही है? जब से एनडीए में नीतीश बाबू शामिल हुए हैं, तब से चिराग पासवान और नीतीश कुमार की आपसी तल्खियां मीडिया की सुर्खियां बननी शुरू हो गई और इसीलिए सीट शेयरिंग को लेकर मामला फंस गया। क्योंकि नीतीश कुमार चिराग पासवान को पसंद नहीं करते हैं। क्यों पसंद नहीं करते हैं? क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने ही नीतीश कुमार के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, जिसकी वजह से नीतीश कुमार की पार्टी सिर्फ 43 सीटों पर सिमट कर रह गई बिहार के अंदर और उनको जो एक बहुत बड़ी पार्टी थी वो छोटी पार्टी में हो गई, छोटे भाई की भूमिका में आ गई। तो आखिरकार क्या मामला है सीट शेयरिंग को लेकर? आइए पहले एक नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। का कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में रहे, लेकिन छठ पूजा पर, दिवाली पर घर जरूर लौटता है। साथियों, एक तरफ नया भारत बन रहा है, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी, कांग्रेस और इनका इंडी गठबंधन अभी भी 20वीं सदी की दुनिया में जी रहा है। एनडीए की सरकार कह रही है कि हम हर घर को सूर्य घर बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर घर की छत पर सोलर प्लांट हो, उससे वो घर भी कमाएं और उसे बिजली भी मुफ्त मिले। लेकिन इंडी गठबंधन अभी भी लालटेन की लौ के ही भरोसे जी रही है। जब तक बिहार में लालटेन का राज रहा, तब तक सिर्फ एक ही परिवार की गरीबी मिटी, एक ही परिवार समृद्ध हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में लोकसभा सीट और इसके उम्मीदवारों के चयन को लेकर अंतिम दौर का मंथन चल रहा है। बताते चलें कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर हर सीट पर बातें हो रही हैं। वहीं सीट के साथ साथ वहां के उम्मीदवार कौन होंगे, इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के तहत जेडीयू ने राज्य की 40 में से 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 16 पर कब्जा जमाया था। वहीं इस बार भी कम से कम 16 सीटों पर जेडीयू लड़ेगी। इस चुनाव में कुछ सीटों की घटक दलों में अदला बदली भी की जा सकती है। वहीं 2-3 सीटों पर उम्मीदवारों के रूप में नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है। हालांकि इन तमाम बातों पर अंतिम निर्णय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार लेंगे। बिहार को लेकर एनडीए का फॉर्मूला तय हो गया है। आपको बताते चले कि सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 20 से 22 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ सकती है। जेडीयू 12 से 14 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं एलजेपी को 4 सीटें देने पर बात बनी है। सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस दोनों को एडजस्ट किया जाएगा, जबकि एक सीट उपेंद्र कुशवाहा और एक सीट जीतन राम मांझी की पार्टी हमको दिए जाने की योजना है। बिहार में एनडीए का कुनबा बड़ा है, इसमें 6 दल शामिल हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू ने बराबर 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो गए, लेकिन अब वो फिर एनडीए में वापसी कर चुके हैं। तो अब ये पहेली सुलझेगी कैसे? कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, किसको कितनी सीटें मिलेंगी और चिराग पासवान क्या फैसला करते हैं? सूत्रों की माने तो चिराग पासवान 5 सीटों पर सहमत हो सकते हैं और हो सकता है आज देर रात तक यह अनाउंसमेंट हो जाए कि चिराग पासवान मान गए हैं। लेकिन आरजेडी का क्या होगा, जिसने तुरंत मौके का फायदा उठाने की कोशिश की और कहा कि 10 सीटों से चुनाव आप
लड़ लीजिए, हम 10 सीटें देने के लिए तैयार हैं। इसी पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। आरजेडी के प्रवक्ता हैं जितेंद्र कुमार यादव और पॉलिटिकल एनालिस्ट गंगानाथ झा। जी जितेंद्र कुमार यादव, आपको आवाज सुनाई दे रही है? आर्या न्यूज को राष्ट्रीय जनता दल और बिहार की जनता की ओर से और देश की में एक महापर्व महाशिवरात्रि की लिए भी शुभकामना, हार्दिक बधाई। जी। राष्ट्रीय जनता दल विचारधारा की लड़ाई लड़ती है और 1990 उससे पूर्व यदि थोड़ा सा चले जाए 1952 से लेके 1980 तक में कोई अल्पसंख्यक दलित ओबीसी का बेटा कोई 5 साल के लिए मुख्यमंत्री कार्यकाल पूरा नहीं तय कर सका। उसे सिर्फ एक डम्मी बना के भोला पासवान शास्त्री, अब्दुल गफूर जैसे लोगों को यूटिलाइज किया गया। 74 में आप लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है कि इमरजेंसी लागू हुई। जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में जो संघर्ष चला, जयप्रकाश शीर्ष के जयप्रकाश जी के नेतृत्व में जितेंद्र अगली पंक्ति में बाबू लालू प्रसाद यादव ने उनके पीठ पे खड़ा होकर संघर्ष किया और जो पिछड़ी, वंचित, उपेक्षित, शोषित जाति थी उसके संघर्ष को उन्होंने लड़ा, जिसका उन्हें दुख भी भोगना पड़ा और उनको जनता जो है, मालिक जो होती है लोकतंत्र का, उनको सुख भी दिया, आशीर्वाद दिया। चलिए मैं जो जितेंद्र कुमार यादव, मैं जो पूछ रहा हूँ ना आपसे थोड़ा कि यदि चिराग पासवान आपकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा एनडीए कुनबे पर और किस तरह की सीटों में इजाफा होगा? हमारे साथ 90 वर्सेज 10 की लड़ाई के विचारधारा के लोग हमारे साथ जन विश्वास रैली के माध्यम से भी और पूर्व में भी समय समय पे हमारे साथ जनता का आशीर्वाद है। अब रही बात इस समाज से जो भी नेता बिलोंग करते हैं, जो चंद मान लीजिए जिनको सीबीआई ईडी का डर सता रहा हो या जिनको मान लीजिए कि मौका प्रस्त रहे, जिनके परिवार में 6 सांसद बने और वो मौसम वैज्ञानिक कहलाते थे, उन्होंने कहीं न कहीं सामंती लोगों का, अग्रणी लोगों का हनुमान बनने का प्रयास किया। एक तरफ पद्म भूषण मिलता है और चंद दिनों के बाद ही उन्हें अपमानित किया जाता है, क्वार्टर खाली करवाया जाता है। तो वो तो हमारे समाज और हमारा पारिवारिक रिश्ता है। तो वो भूले बिसरे आदमी हमारे परिवार में आते हैं तो हम उनको गले लगाएंगे और परिवार में जो शेयर होता है वो शेयर हम हमारे वो सामाजिक वंशावली के जितने के हकदार हैं मैं उनको उनके सम्मान में दूंगा, मैं उनको कोई भीख नहीं दूंगा। लेकिन दूसरे जगह है जब वो गिरगिराते हैं तो कभी कभी तकलीफ होती है कि चिराग पासवान जी का विकास हो गया होगा, रामविलास पासवान जी का विकास हो गया होगा, लेकिन आज भी सबसे ज्यादा मुसीबत झेल रहा है कोई तो दलित है, कोई आदिवासी है। ओबीसी तो डेवलप हुआ, ओबीसी में कई लोग मुख्यमंत्री हुए, लेकिन आज तेजस्वी यादव जी को भी यदि बिहार में कुछ देखते हैं तो उनको बिहार के जनता के लिए बिहार फर्स्ट का केवल स्लोगन देने से काम नहीं चलेगा, उनको उनके जमीन पे आके उनको संघर्ष करना पड़ेगा, उनके दिल की, जनता के दिल की आवाज को सुनना पड़ेगा। जनता मालिक है। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे कि पूरा देश मेरा परिवार है। मैं बता दूं कि इस देश में कई एक धर्म है और ये भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, लोकतांत्रिक संघीय राज्यों का देश है। तो ऐसे में कौन एक विशेष धर्म को बढ़ावा देता है, कौन हिंदू मुसलमान करता है, कौन शमशान कब्रिस्तान करता है, किनका कैबिनेट बोलता है, पहलवानों का कौन ऐसा पहलवान बेटियों के साथ अन्याय कौन करता है, मणिपुर में महिलाओं को नंगा किसके परिवार में घुमाया जा रहा है। आप देखिएगा कि सेना प्रमुख की हत्या किनके सुशासन में हो गई, कितना आज ट्रेन का मान लीजिए देखिए कितना ट्रेन एक्सीडेंट हो रहा है। चलिए ठीक है। सवाल है कि आप तमाम मुद्दे पे विफल हैं और कहते हैं कि मेरा देश
पूरा देश परिवार है। नहीं, ठीक है। देश में आप 80 करोड़ लोग को 5 किलो अनाज पे रखे हुए हैं, बेरोजगार 120 करोड़ लोग को रखे हुए हैं, वहां पे आपका पूरा देश में परिवार है। ठीक है जितेंद्र, मैं जो समझ रहा था, चलो ठीक है, आपने कहा आप गले से लगा लेंगे चिराग पासवान को, तो जिस तरीके से पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने जेडीयू को नुकसान पहुंचाया, आपने देखा 43 सीटों पर सिमट के रह गई, और यही तो कितना नुकसान इस बार लोकसभा चुनाव में पड़ेगा यदि वो आरजेडी में शामिल हो जाते हैं, और यदि नहीं होते हैं तो आरजेडी कहां खड़ी है फिर? आरजेडी को कहीं कोई नुकसान होने वाला नहीं है। जनता इसके साथ हृदय से है, और तेजस्वी यादव सीएम होंगे, और इंडिया गठबंधन पूरे लोकसभा चुनाव में मोदी को धूल चटाने जा रही है एनडीए गठबंधन को। और आप ही सोचिए, मुख में राम बगल में चोरी, जब नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी और मोदी जी जब एक ही गठबंधन में रहते हैं और एक ही गठबंधन का जो निर्णय होता है तो एक दूसरे के खिलाफ हम प्रत्याशी देते हैं, तो ये तो कहीं न कहीं एक दलित के बच्चों को दिग्भ्रमित करवाया गया, चिराग पासवान जी से लठेती करवाया गया। अपने एक जो समाजवादी परिवार है उसके परिवार के अंदर लड़ाई लगाने का काम किया है ये पूंजीपति लोग ने, ये कैपिटलिस्ट लोगों ने। तो ये फूट डालो, शासन करो, अंग्रेजों के पद चिन्हों पे चलने वाले लोग हैं। अंग्रेज भी गुजरात के रास्ते आए थे, व्यापारी बन के आए थे, और ये दूसरे रंग के अंग्रेज हैं, सेकेंड अंग्रेज हैं। चलिए ठीक है, जिनके रीजन में भारत आर्थिक रूप से गुलाम हो चुका है, और हर एक मोर्चे पे भारत शर्मसार हो रही है, भारत मां करा रही है, भारत की महिलाओं के ऊपर अत्याचार है, भुखमरी है, युवा बेरोजगार है, फिर भी तो प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार है। यानी कुल मिलाकर तो जिस तरह से बात चल रही है कि यदि चिराग पासवान मान जाते हैं तो 5 सीटों की बात आ रही है कि 5 सीटों पर सहमत हो सकते हैं, तो यानी कि एनडीए की जो समस्या है वो सुलझने की कगार पर है, एनडीए की समस्या सुलझ सकती है। तो ऐसे में अब बिहार की सियासत में लोकसभा चुनाव के बाद जो है फिर विधानसभा चुनाव भी है, तो विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान क्या करेंगे या लोकसभा चुनाव में क्या करेंगे और आरजेडी क्या करने जा रही है? आपने तो कह दिया कॉन्फिडेंस अच्छी चीज है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, तो वो अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन चिराग पासवान एक ऐसे ट्रम्प कार्ड है जो इधर से उधर चीजों को कर सकते हैं, वोट परसेंटेज हिला सकते हैं, वोट काट भी सकते हैं, वोट बढ़ा भी सकते हैं। तो ऐसे में आरजेडी जो है एलजेपी को कितना ले रही है, जिस तरह से बात चल रही है हाजीपुर सीट को लेकर, यदि आप लोगों का कुछ है, किसको खड़ा करने जा रहे हैं हाजीपुर सीट पर? सर मैं आपको बता दूं कि एक जमाने में जी सूरजभान सिंह जी बलिया लोकसभा से रामविलास जी टिकट दिए थे, लालू जी के सहयोग और कृपा से बलिया लोकसभा का विजय हुए थे। आज उनका एक रामा सिंह जी थे, आज रामा सिंह जी हमारे यहाँ है। रामविलास पासवान जी कहने के लिए दलित के नेता थे, घर अलौली खगड़िया रहा, यहाँ उन्होंने जो भी संबंध था सारे संबंध को दुत्कार दिया। आज चिराग पासवान जी के बहनोई साधु पासवान जी भी हमारे ही दल में हैं, हम ही उनको सम्मान दिए हुए हैं। आप देखिए तो ये कहीं न कहीं रामविलास पासवान जी जब हरियाणा गए तो ये रीना राय जी से जब उनकी मतलब शादी होती है और चिराग पासवान जी बाद में नाबालिग से बालिग होते हैं, तो कहीं न कहीं इनको बिहार की राजनीति, बिहार की जमीनी स्तर का दुख दर्द से कोई विशेष मतलब नहीं होता है। इनको मतलब होता है कि हम मतलब जो हमारा ठीक। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर आ रही है। कांग्रेस पार्टी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और सीटों का ऐलान इसमें हो सकता है। आइए आपको सीधे लेके चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या कह रही है कांग्रेस पार्टी, किस तरह के उम्मीदवार का ऐलान हो रहा है, क्या क्या कह रही है कांग्रेस पार्टी, सीधे सुनते हैं, समझते हैं क्या कह रही है कांग्रेस पार्टी। और इनका इंडी गठबंधन अभी भी 20वीं सदी की दुनिया में जी रहा है। 30 lakhs job will be created in the central government when we come into the power. पहली नौकरी बाकी, कांग्रेस गारंटी a new right to apprenticeship act, just like मनरेगा, just like right to information, just like right to food, the right to apprenticeship act is going to be implemented.
a private or public sector company to every diploma holder or college graduate below the age of 25. Apprentice will get a 1 lakh per year. That is 8,500 per month. The Congress guarantees to new laws to ensure the highest standard of integrity and fairness in the conduct of public examination. Now you can see that everywhere leaking the examination is the biggest problem in this country. Our youngsters are lost their trust in these examinations now. We need to rebuild that trust. The Congress party is giving a new guarantees to ensure the highest standards of integrity and fairness for conducting the examination to prevent the paper leak. Then Congress guarantees to bring legislation to ensure better working conditions and social security for lakhs and lakhs of youth who seek employment every year in the gig economy. The Congress will create rupees 5,000 crore corpus with allotment spread across all districts of the country for a period of 5 years. Youth below age of 40 years can avail start-up funding of their business enterprises in any sector. This guarantee is going to be to the field. Just now we have reviewed with the General Secretaries in charges and PCC President of this country to have a verification about our war room status, our booth level agent status and our booth level work status. We will spread this guarantees among the people through this BLAs all over the country. Now I am coming to the next item. Yesterday Congress Election Committee had met, you know that. Now Central Election Committee of Congress has selected 39 candidates, first list of the candidates. We are announcing 39 candidates today, in which included former Congress President Rahul Gandhi's name is there. Former Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel ji's name is there. Former CWC member Tamaruddin Sahu is there. That I will leave it out. In this list, out of 39, "15 people are from general category and 34 candidates from SC, ST, OBC minorities. 24. 15 from general category, 24 out of 39 from SC, ST, OBC and minority. 12 people are below 50 years age, under 50 years age. 8 people are between 15 and 60. 61 and 70, 12 people are there. 71 to 76, 7 people are there. This is the age status. 71 to 76. Now I am reading out the names. Chhattisgarh, Jangkir Champa SC, Dr. Shivakumar Daharia. Chhattisgarh State Korba, Mrs. Jyotsna Magans. Chhattisgarh 6, Rajnandgarh, Bhupesh Baghel. Chhattisgarh Durg, Rajendra Sahu. Chhattisgarh Raipur, Vikas Upadhyaya. Chhattisgarh Mahasamud, Tamaruddin Sahu. Tamarध्वज Sahu. Karnataka, Bijapur SC, HR Algor. Karnataka Haveri, Anand Swami Gaddevara Math. Anand Swami Gaddevara Math. Karnataka Tumkur, SP Muddana Megowda. Karnataka Mandya, Venkat Ramegowda, Star Chandru.
Karnataka Bangalore Rural, D.K. Suresh. Shimoga, Srimati Geeta Shivraj Kumar. Hassan, Shreyas Patel. Then Kerala, Kasargod, Rajmohan Unnitan. Kannur, K. Suthagaran. Badagara, Shafi Parambil. Wayanad, former Congress President Sri Rahul Gandhi. Kozhikode, Sri M.K. Raghavan. Palakkad, Sri V.K. Srikantan. Alathur, Mrs. Ramya Haridas. Miss Ramya Haridas. Thrissur, K. Muralidharan. Chalakudi, Binni Bahanan. Ernakulam, Haibi Eden. Idukki, Dean Kuriakose. Alapura, Sri K.C. Venugopal. Mavelikara, Kodikundal Suresh. Pathanamthitta, Anto Anthony. Attingal, Adur Prakash. Thiruvananthapuram, Dr. Shashi Tharoor. Lakshadweep, Muhammad Hamdullah Said. Shillong, Meghalaya, Vincent H. Pala. Meghalaya Tora ST, Saleng A. Sankma. Nagaland, S. Supong Meran Jamir. Sikkim, Gopal Chetri. Telangana Sahirabad, Suresh Kumar Shatkar. Telangana Nalgonda, Raghuvir Kundru. Telangana Mahbub Nagar, Chella Vamshachandra Reddy. Telangana Mahbub ST, Belram Naik Porika. Tripura West, Ashish Kumar Sahe. This is the 39 names. You can give me English. Hindi. फीडबैक देने के लिए आपका अभी आपके सामने केसी वेणुगोपाल जी ने 39 लोगों की कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट की घोषणा करी है। जैसे इन्होंने कहा, मैं दोहराना चाहता हूं कि 39 में से 14 जनरल हैं और 15 जनरल हैं और 24 इसके अंदर SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज हैं। और इस लिस्ट के अंदर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, CWC के पूर्व हमारे सदस्य ताम्रध्वज साहू जी भी हैं, केसी वेणुगोपाल जी भी हैं। तो ये लिस्ट जो है एक मिश्रण है अनुभवी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की, युवाओं की, संगठन के अंदर जो NSY यूथ कांग्रेस से निकल करके आए हैं उन लोगों की और जमीन से जुड़े हुए नेताओं की। और हमें पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार की गारंटी की घोषणा लोगों के पसंद के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं, हमारे कैंडिडेट्स सक्षम हैं कि इन गारंटीज को राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में आगे पूर्ण करें। अभी 3 न्याय की मुख्यतः बात करी है, किसान न्याय, हिस्सेदारी न्याय और युवा न्याय। युवा न्याय को 5 अलग अलग वर्गों के अंदर भरोसे के तौर के ऊपर कहा गया है। भर्ती का भरोसा कि 30 लाख नौकरियां सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर
हम लोग करेंगे, देंगे। एक पब्लिश्ड जॉब कैलेंडर के अनुसार एक कैलेंडर बनाया जाएगा और उसी के आधार के ऊपर 30 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां हमारी सरकार में आते ही हम लोग देंगे। पहली नौकरी पक्की, अप्रेंटिसशिप के लिए एक कानून मनरेगा के तौर के ऊपर बनाया जाएगा। इस बात का भी भरोसा कांग्रेस पार्टी देती है। पेपर लीक से मुक्ति, इस बात का भी भरोसा कांग्रेस पार्टी देती है। गिग इकोनॉमी को सामाजिक सुरक्षा दी जाए, जो कि आजकल एकदम से नहीं है, नहीं के बराबर है। कानूनन इनको सामाजिक सुरक्षा दी जाए, इस चीज की भी गारंटी। और युवा रोशनी के लिए कांग्रेस 5,000 करोड़ का कॉर्पस बनाएगी ताकि पूरे देश भर में युवाओं का देखभाल किया जा सके। तो मैं समझता हूं कि ये पहली लिस्ट अच्छी लिस्ट है। आप सब लोगों को शिवरात्रि के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई और महिला दिवस के उपलक्ष्य में भी बहुत बहुत बधाई। Now this is the list decided by yesterday's CEC under the presidency of Honorable Congress President Mallikarjuna Kharge ji. We are discussed the seats of the states Kerala, Karnataka, Telangana, Chhattisgarh and Delhi and Lakshadweep yesterday. Next CEC meeting is on 11th. Whenever the next seat is going to be decided, we will let you know the names of the candidates. That's what I'm telling. Wait for the list. Because of no, that I already answered all that questions. I don't know why BJP sitting MP's ticket been cut. That is their business. Our position is very clear. We are going on a clear basis of winnability and the loyalty. ये लोग अभी थोड़ा सा बाहर है, तो क्या सीन हो सकता है यहाँ पे? इंडिया अलायंस का फ्यूचर क्या है इन आसाम? We are trying maximum possible way to go with India Alliance everywhere. But still there are little bit issues like West Bengal, somewhere in Assam like situation is there. We are trying to sort it out, that issue also. Congress party is very clear. We are here for reducing the BJP seats in a maximum level. We are ready to sacrifice anything for that, reducing the BJP seats. But we are expecting the same level of cooperation with the other partners also. In some states, we need to move forward. That's what I am telling. Nothing. Delhi, very cordial discussion yesterday ho gaya. We are searching for the best candidates in Delhi. Our 3 seats, we will provide our best candidates. We are exploring all the possibilities of finding out the best candidates. Only for the Delhi. That is for the Delhi. Not individually, individually I don't. I told you, brother, individually I don't want to answer any seats. We are giving tickets on the basis of inability and that much. Because this is very clear it is. This is the Lok Sabha election which is going to be decided the future of this country. Our target, Congress party is target to win maximum number of seats in this Lok Sabha election to eradicate this fascist government. That is the target, that is the foremost priority. That's the answer. Therefore, we are searching for winning each and every seats of Congress, wherever we can have. That is the priority. No,
Senior leaders are in this list. Senior leaders are there. Coming list also senior leaders will be there. Okay. Now we are inviting all the India party leaders to be there on 17th. We are expecting, because election time also there, we are expecting maximum participation of India leaders in the meeting. Anyway, we already done in Patna. Now it is in Mumbai. We will explore other places also. Thank you. चलिए, यह भी आपने सुना केसी वेणुगोपाल को। केसी वेणुगोपाल कांग्रेस पार्टी के महासचिव ने 39 उम्मीदवारों की लिस्ट की घोषणा कर दी है। और जैसा कि कयास लगाया जा रहा था कि राहुल गांधी कहां से चुनाव लड़ेंगे, क्या अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या रायबरेली जाएंगे या फिर वायनाड से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये आज क्लियर हो गया कि राहुल गांधी अपनी वायनाड सीट से ही चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। जो आंकड़ा आया है उसके अनुसार 15 सीटें जो है जनरल कैटेगरी की हैं, 24 सीटें जो है SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लिए रखी हैं, और 12 सीटें पर जो है वो लोग लड़ रहे हैं चुनाव जिनकी एज 50 साल से नीचे है, और 8 सीटों पर 60 से 70 साल के लोग हैं। ये एक गणित बनाया है कांग्रेस पार्टी ने, और उन्होंने कहा है कि हमारा उद्देश्य कम से कम कांग्रेस पार्टी को जो है ये लेकर चल रही है, और ज्यादा से ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाना है, और कम से कम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। ये कांग्रेस पार्टी का एजेंडा है इस चुनाव के अंदर। जिस तरह की सीटों का अनाउंसमेंट हुआ है उसमें त्रिपुरा है, मेघालय है, नागालैंड है और सिक्किम है, तेलंगाना है, ये राज्य उन्होंने रखे हैं। छत्तीसगढ़ से भी उन्होंने अनाउंसमेंट की है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा अभी इनको टच नहीं किया गया है, सिर्फ साउथ से यानी कि तरीके से छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक से सीटों का अनाउंसमेंट हुआ है। वो भी 39 सीटों का अनाउंसमेंट हुआ है। कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है और केसी वेणुगोपाल ने कहा है अजय माकन भी इसमें मौजूद रहे। और तो अब कांग्रेस पार्टी की दूसरी लिस्ट कितने दिनों में जारी होती है, और कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हम पेपर लीक की गारंटी दे रहे हैं। युवाओं के लिए पेपर लीक की गारंटी है, यानी कि कांग्रेस पार्टी पेपर लीक को अपना चुनावी मुद्दा बनाने जा रही है, और किसानों के लिए न्याय, हिस्सेदारी और युवाओं के लिए भर्ती, यानी कि तीनों के न्याय की बात कर रही है और भर्ती की बात कर रही है। 30 लाख नौकरियां देगी कांग्रेस पार्टी। तो ये चुनावी एजेंडे में शामिल है ये तीन चीजें, किसान, हिस्सेदारी और न्याय। तो ये युवाओं को लेकर बातें कही हैं कांग्रेस पार्टी ने। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, किसान और हिस्सेदारी और युवा, ये तीन मुद्दे हैं जिसके ऊपर वो न्याय की बात कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने जनरल कैटेगरी में सिर्फ 15 लोगों को सीट दी है, 15 उम्मीदवार उतारेगी 39 सीट में, जो 15 का आंकड़ा आया है, और SC, ST, OBC, यानी कि दोनों तरफ एनडीए की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो वहां से भी OBC या SC, ST लोगों को टिकट ज्यादा दिया गया है, और इधर से भी SC, ST और OBC और माइनॉरिटीज को टिकट ज्यादा मिल रहे हैं। तो ऐसे में यह मुकाबला बड़ा रोचक होगा, दिलचस्प होगा कि किस तरह का चुनाव हमें देखने के लिए मिलेगा। हमारे साथ दो गेस्ट जुड़ेंगे इसके अंदर, भारतीय जनता पार्टी से पूर्व राज्य मंत्री अशोक गोयल और राष्ट्रवादी जनता दल से डॉक्टर BP त्यागी। दोनों से बातचीत करेंगे कि कांग्रेस पार्टी की इस अनाउंसमेंट को कैसे देखते हैं, और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के नेता अशोक गोयल, उनसे बातचीत करेंगे इस बारे में कि किस तरीके से देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपनी आज पहली लिस्ट जारी कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने जब अपनी पहली लिस्ट जारी की थी तो 195 लोगों का नाम उसने अनाउंस किया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ 39 लोगों का नाम अनाउंस किया है। कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, ये और छत्तीसगढ़, ये नाम उसमें रहे हैं। मनरेगा और पेपर लीक से मुक्ति की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, मनरेगा पर गारंटी लेकर आएगी, और युवाओं के लिए 30 लाख नौकरियां की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर, झारखंड के अंदर, बिहार के अंदर या अलग राज्यों में, महाराष्ट्र के अंदर, वहां पर किस तरीके की सीटों की अनाउंसमेंट होगी, किस तरह की चीजें रहेंगी, ये इस पर हमारी नजर बनी हुई है। हम उस पर बातचीत करेंगे आपसे।
फिलहाल आज कांग्रेस पार्टी ने अपनी 39 लोगों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें शिव कुमार है, ज्योत्सना है, भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री हैं, राजेंद्र साहू है, दामोदर साहू है, अनिल स्वामी है कर्नाटक से, और शिवराज कुमार भी हैं। ये वो नाम है जो अपने आप में बड़े नाम हैं। कांग्रेस पार्टी की ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, केसी वेणुगोपाल कांग्रेस महासचिव ने ये लिस्ट जारी की है। जम्मू कश्मीर को लेकर या फिर हिमाचल प्रदेश को लेकर क्या स्ट्रेटेजी है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो अभी हमने एक सियासी ड्रामा देखा, जिस तरीके से अपनी सरकार को बचाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने की, वो अपने आप में दिलचस्प है। आखिरकार वहां से किसको मौका मिलेगा या किस तरह की सीटों का बंटवारा रहेगा, किस किस को वहां से हिमाचल प्रदेश से चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, जम्मू कश्मीर से किस किस को चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। अशोक कुमार गोयल जी हमसे जुड़ चुके हैं और डॉक्टर बीपी त्यागी आप भी हमसे जुड़ चुके हैं। अशोक कुमार गोयल जी सुन रहे हैं मुझे? बीपी त्यागी, अभी आपने कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी? जी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ मैं सुन पा रहा हूं। आपने कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी अभी? 39 लोग का नाम अनाउंस कर दिया है कांग्रेस पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में। जी 15 लोगों को जनरल कैटेगरी से टिकट मिला है, 24 लोगों को SC ST और OBC और माइनॉरिटी से मिला है, 12 लोग वो लोग हैं जिनकी एज 50 साल से नीचे है और 8 वो लोग हैं जिनकी उम्र 60 से 70 साल के बीच में है। राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगे और भूपेश बघेल उनको भी मौका मिला है पहली लिस्ट में। ये दो बड़े नाम है, केसी वेणुगोपाल का भी नाम है पहली लिस्ट में। तो ये जो कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, मेघालय, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, सिक्किम, इसको उन्होंने टच किया है और 17 मार्च को मुंबई में यात्रा समाप्त होगी, वहां पर भी अनाउंसमेंट होगी। कैसे देख रहे हैं आप? तो जो है विपक्ष का चेहरा है। देखिए, मैं जो इसको देख रहा हूँ, उन्होंने हर वर्ग को अच्छे से जाना है, समझा है और मौका दिया है जी। हर वर्ग को, उसमें एज वाइज भी और उसमें जो जाति वाइज भी, ये बहुत अच्छी पहल है और मैं इसका सम्मान करता हूं। चलिए, अशोक गोयल जी जुड़ गए हैं क्या हमसे? चलिए, तो अभी जैसे एक सवाल और है डॉक्टर साहब बीपी त्यागी, जैसा हमारी चर्चा चल रही थी, अभी जो कांग्रेस की लिस्ट जारी हो गई है, उन्होंने मनरेगा की बात की है। इधर आज 100 रुपए सस्ता हो गया सिलेंडर, 100 रुपए सस्ता। ये बहनों को तोहफा दिया गया है जी। तो ये जो 100 रुपए सस्ता इलेक्शन हुआ से है पहले, कैसे देख रहे हैं? सियासत है या सौगात है? सौगात के साथ साथ सियासत। कैसे बताइए? ये अच्छी बात है ना, थोड़ा बोझ कम होगा, चुनाव का समय है जी। अब आप देखिए, ये मौका तो ढूंढते ही हैं और हमारे माननीय मोदी जी तो इस मामले में एक्सपर्ट हैं कि कब मौका आए और कब मैं कुछ सौगात दे दूं। तो इलेक्शन का मौका था तो और उसके साथ वीमेंस डे था, तो पूरा फायदा उठा लिया गया। तो पार्टी को जोड़, अच्छा, तो इसका फायदा मिलेगा बीजेपी को? आपको लग रहा है नुकसान हो रहा है आपको? वो देखिए, बीजेपी को फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो आने वाला चुनाव ही बता पाएगा। और जो ये तो सब जनता जान ही रही है ना कि जो ये अभी 100 रुपए कम किए गए हैं 1 महीना पहले, उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। 80 करोड़ को तो ये पहले से ही खाना दे रहे हैं और वो करीब इनके पास 55 करोड़ आयुष्मान के कार्ड बांटे हैं जो काम नहीं आ रहे हैं। जो खाना दे रहे हैं वो ये जाहिर करता है कि 80 करोड़ लोग तो गरीब हैं। तो और ये कहते हैं कि हमारे देश में कोई गरीब नहीं है, सब
सब भाई बहने हैं, अपने आप ही इनका आंकड़ा बता रहा है कि 80 करोड़ तो गरीब ही है, और उनमें से कुछ को अगर इन्होंने 100 रुपए का एक सिलेंडर पे बेनिफिट दिया है तो वो हो सकता है थोड़ा सिंपैथी कॉर्नर तो इनको मिले। चलिए, कुल मिलाकर ये रहा कि आप नुकसान देख रहे हैं कि नुकसान होने जा रहा है इंडिया गठबंधन को, यानी विपक्ष को नुकसान होगा 100 रुपए के सिलेंडर से। 100 रुपए का सिलेंडर भारी पड़ जाएगा, लगभग 47। जागरूक जनता सब कुछ देख रही है, जागरूक जनता सब कुछ देख रही है। हाईवे से ये नंबर 5th इकोनॉमी बन गए हैं, हाईवे किसने बनाए हैं, उसके साथ क्या चल रहा है, सब देख रही है जागरूक जनता। देखिए, इस वक्त देश के पीएम बहुत ही तूफानी दौरे पर हैं। कभी संदेश खाली में होते हैं, कभी जो है जब वेस्ट बंगाल में होते हैं। वेस्ट बंगाल एक हफ्ते में 2 बार जा चुके हैं, अभी बिहार के भी दौरे पर थे, फिर जम्मू कश्मीर कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर में भी थे। तो देश के पीएम ने, प्रधानमंत्री ने कहा कि 370 हटी है, नया कश्मीर बन रहा है, नई उम्मीदें हैं। तो जम्मू कश्मीर तो बदल गया, पर्यटन बढ़ गया वहां पर, तो बीजेपी तो फायदे में जा रही है डॉक्टर साहब। नहीं, जम्मू कश्मीर में जो भी चीज हुई है, जो भी बदलाव हुए हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, हाई फाई चीजें जैसे सेतु बन गए हैं, टनल बन गई है, कुछ बिल्डिंग खड़ी हो गई है जिनमें अस्पताल के अंदर आपको कुछ इक्विपमेंट्स नहीं मिलेंगे, पूरे डॉक्टर नहीं मिलेंगे। ये जो सब चीजें हैं, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं है, पूरे भारत में देखने को मिल रहा है। जो जमीनी स्तर पे काम होना चाहिए वो कहीं पर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, कोई साफ सफाई नहीं है। अशोक गोयल साहब जुड़ गए हमसे, बीजेपी नेता हैं अशोक गोयल साहब। अशोक गोयल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्या न्यूज पर। जी बताइए, धन्यवाद जी। अशोक गोयल जी, अभी कुछ दिन पहले देश के पीएम नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में थे, श्रीनगर पहुंचे थे। धारा 370 हटने के बाद पहली बार श्रीनगर पहुंचे, और उन्होंने कहा कि नया जम्मू कश्मीर विकसित हो रहा है, नई उम्मीदें हैं, नई कहानियां हैं। कैसे देखते हैं आप? देखिए, जम्मू कश्मीर के बारे में मैं इतना कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी 2014 में प्रधानमंत्री बने थे जी। पहली दिवाली जम्मू कश्मीर में, उस जगह जहां बाढ़ उस समय कश्मीर में आई हुई थी लोगों को बचाने के लिए, वो खुद वहां खड़े हुए थे। एक ऐसे प्रधानमंत्री जो जम्मू कश्मीर को बिल्कुल भारत का अभिन्न अंग मानते हुए एक ऐसे तरीके से हमेशा जम्मू कश्मीर के प्रति समर्पित भाव से उन्होंने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए काम किया है। अभी हमारे कोई सज्जन कह रहे थे ये नहीं वो नहीं, नेगेटिव ना देखें ये कि आज जम्मू कश्मीर के अंदर युवा के अंदर कितना उत्साह है, कैसा मनोबल बढ़ा है, कैसे रास्ते की मान्यता बढ़ी है। अरे जम्मू कश्मीर के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। हमने अपने संस्थापक को वहां पर जो है बलिदान किया था। जम्मू कश्मीर हमारे ब्लड में है, उसकी जो है एकता अखंडता भारत की, उसके साथ जम्मू कश्मीर जुड़ा हुआ जी। तो आप तो काफी जुड़े रहे हैं, आप काफी वरिष्ठ नेता हैं, तो थोड़ा सा और बताएं जम्मू कश्मीर के बारे में, जैसे लोग को पता चले कि हाँ क्या बदलाव हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर। देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे बड़ा बदलाव यही हुआ है कि वह राष्ट्रवाद का भाव जगा है जी। एक समय था आजादी के बाद, जिस समय जो है कहीं ना कहीं कुछ गलत निर्णय जो है कुछ लोगों के द्वारा लिए गए, जो पीओके को तरफ बढ़ती हुई हमारी सेनाओं को रोका गया, मामले को सीधा ले गए वो यूएनओ में, हर तरीके से नुकसान पहुंचाने का हमारे लोगों के द्वारा जो काम हुआ, आज मोदी जी के नेतृत्व में आज हम महसूस कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर एक भारत का स्वर्गीय केंद्र तो है ही, एक मजबूत एक ऐसा जो अंग बनता जा रहा है। आने वाले समय में देखिए, सभी प्रकार के मजहब को उसको बोलकर हमने सेवा की है, हर प्रकार से हर व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का काम हुआ है। जम्मू कश्मीर एक जो है भारत के लिए विकसित प्रदेश के रूप में बन गया है, और निश्चित रूप से ये युग मोदी जी का जो प्रयास है सराहनीय है, वंदनीय है जी। अशोक गोयल साहब, जिस तरह से आज महिला दिवस है और आज देश के पीएम ने 100 रुपए गैस का सिलेंडर सस्ता कर दिया, कहा कि ये महिलाओं के लिए एक सौगात है, तोहफा है। देखिए, मोदी जी 26 सितंबर 2014 को जी
अमेरिका की पंचायत में बोल रहे थे, तब भी उन्होंने जो है मातृशक्ति की, भारत की सम्मानित मातृशक्ति का जिक्र किया। मोदी जी के हाथ था महिला शक्तिकरण के लिए हमेशा रही है, और आज जो ये तोहफा दिया है 100 रुपए का, जो सीधा सीधा मातृशक्ति की ओर जाता है, गैस सिलेंडर के 100 रुपए की जो कमी हुई है, ये सराहनीय है और एक अच्छा कदम है जी। इसका चुनाव में फायदा मिलेगा आपको? चुनाव के फायदे की दृष्टि से नहीं देखते हैं लोग। 80 करोड़ लोगों को अगर निःशुल्क भोजन दिया जा रहा है तो चुनावी फायदे के लिए नहीं, अपने कर्तव्य के निर्वहन की दृष्टि से देखते हैं। आज भारत जो है विश्व पटल पर विश्वसनीयता बढ़ी है, और पूरे विश्व में अच्छे ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में मैंने मोदी जी सामने है नेता के रूप में उभरे हैं। हमें गर्व है मोदी जी पर, और हम चुनाव के लिए नहीं, केवल देश के निर्माण के लिए हमारा लक्ष्य मिशन विकसित भारत 2047 जी, हम उसकी ओर बढ़ गए। राष्ट्रवाद के पथ पर बढ़ते हुए कैसे भारत में राम राज्य बने, सभी धर्मों को, मजहब को, सबको मान सम्मान देते हुए, लोगों की सेवा करते हुए भारत स्वाभिमानी भारत, सशक्त भारत, समृद्ध भारत, शिक्षित भारत बने, विश्व गुरु भारत बने, यही हमारी कामना है जी। डॉक्टर बीपी त्यागी, अशोक गहलोत साहब तो कह रहे हैं ये चुनावी मुद्दा नहीं है, ये तो एक जो है वेलफेयर स्कीम है और हमने किया है, वो हम तो करते रहते हैं। आप इसमें चुनाव का एंगल क्यों तलाश रहे हो? अब मैं आपको बताना चाहूंगा, माननीय मोदी जी क्योंकि प्रधानमंत्री हैं, पीएम का पद है, तो हमें उनको कटाक्ष तो नहीं करना चाहिए, पर हम भाजपा को जरूर कर सकते हैं कटाक्ष। अब भाजपा की जो ये 80 करोड़ जनसंख्या को फ्री राशन बांटने की स्कीम है, तो वो एक्सेप्ट तो कर रहे हैं ना कि 80 करोड़ गरीब है या नहीं, ये बात नहीं है। ठीक है, मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा के प्रवक्ता से कि 80 करोड़ तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं ना? देखिए त्यागी जी, आप बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ, व्यक्तिगत रूप से मैं आपको जानता हूँ। गरीबी कितनी थी, किस तरीके से देश को विकास की पटरी पर लाया गया है, एक ही तरीके से नहीं होता है। विश्वकर्मा योजना के जरिए कैसे लोगों को रोजगार के लिए बढ़ाया गया है, कैसे जो है ये अपना लोगों को छोटे बच्चों को ट्रेन किया जा सके, रोजगार योजना के लिए किसी प्रयास हुआ है, तो आपको देखना समझना चाहिए कि जो अच्छा है उसको अच्छा कहना चाहिए। आज जो है पूरा विश्व सराह है, आप लोगों को भी सराहना चाहिए, संकुचित मानसिकता छोड़नी चाहिए जी। हमने केवल यहाँ के भारत से ही नहीं, कोरोना के समय पे सारे विश्व की सहायता की जी। 200 करोड़ से ज्यादा डोज यहाँ तो दी गई, लेकिन सारे विश्व की सहायता की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में शामिल है इस वक्त, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम भी आयोजित कर रही है पूरे देश के अंदर, और आज महिला दिवस है, महिला दिवस पर 100 रुपए का गैस का सिलेंडर भी सस्ता कर दिया है, तो इसमें थोड़ा चुनावी एंगल से ना देखा जाए, एक वेलफेयर। अजय जी मुझे ये बताइए कि मैं अगर आपको 10,000 रुपए महीना देता हूँ तो आप उससे ताकतवर बनेंगे या कमजोर बनेंगे? ताकतवर ही बनेंगे। मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। ताकतवर बनेंगे, अपना नजरिया है, अपना नजरिया है। नजरिया ये है कि कैसे हमारे भारतवासी आत्मनिर्भर बने, उनको आगे बढ़ाने के लिए कैसे उनको रोजगार परक योजनाएं दी जाए। आज इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरे देश में जो विकास हुआ है, इसका सीधा लाभ सबको मिला है। बाजारों में खुशहाली आई है तो रोजगार सबको मिला है। चलिए, अब देखिए अजय जी, आप वाले 1,000 रुपए अपनी बहनों को बांट रहे हैं, बिल्कुल। जो भाजपा वाले हैं वो 100 रुपए सिलेंडर पे कम कर रहे हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि उनको रोजगार देके, एजुकेट करके उनको इस काबिल बनाए कि वो 1000 और 100 की डिमांड ही ना कर पाए। नहीं, वो ठीक है, एजुकेट करें, रोजगार दें। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से
महिलाओं को रोजगार के बनाया गया है। जी बहुत अच्छा पैसा है रोजगार के अंदर से महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है। देखिए, चलिए ये जो एक अलग तरह की सब्जेक्ट है, सरकार अपनी वेलफेयर स्कीम पे काम कर रही है, महिलाओं के लिए काम कर रही है, लेकिन जो महिलाएं या फिर जो लोग समाज की मुख्य धारा में पिछड़ गए हैं या आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है, उनका भी तो ध्यान रखना सरकार का कर्तव्य है ना। सरकार अपना काम कर रही है, उसमें हर जगह अगर हम निगेटिव एंगल तलाशेंगे डॉक्टर साहब, तो कैसे काम चलेगा? सरकार तो अपना काम कर रही है। नहीं, हम निगेटिव नहीं तलाश रहे। देखिए अजय जी, हम भी सेवा करते हैं गरीब मरीजों की, बिल्कुल हम निगेटिव नहीं तलाश रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड बांटे गए, लेकिन उसमें से फायदा उठा रहे हैं 14%। तो अगर आयुष्मान कार्ड बांटे गए हैं, 5 लाख की उनको मदद देनी है तो सबको दीजिए ना। अस्पताल जो पैनल पे आते हैं, 100 पैनल पे आते हैं, आयुष्मान सिर्फ 8 ले पाते हैं, 8% का रेट है जी। आप किसी भी शहर को उठा के देख लीजिए, आयुष्मान कार्ड लिए घूम रहे हैं लोग, उनकी कोई हेल्प नहीं करता है। कम से कम त्यागी जी, हमें खुशी है कि आप जो है आयुष्मान योजना के बारे में ये तारीफ कर रहे हैं कि लोगों को कुछ दिया जा रहा है। कुछ ना देने से देना बहुत अच्छा है। निश्चित रूप से आपकी बात को भी संज्ञान में रखते हुए सरकार आगे बढ़ेगी और ये योजना सबके लिए भी आ सकती है। सभी जरूरतमंद के लिए है, जिनके पंजीकरण हुए हैं, और ये आप भी तारीफ कर रहे हैं, मुझे खुशी है। आपके मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आप तारीफ कर रहे हैं। जी चलिए, आपने बधाई स्वीकार कर लीजिए डॉक्टर साहब, आपको बधाई दी है कि आपने कम से कम तारीफ तो की आयुष्मान कार्ड योजना की। त्यागी जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। देखिए बहुत अजय जी, जी मोदी जी की तारीफ मैं हमेशा करता हूँ, और वो क्योंकि वो पद ऐसा है, वो पद गरिमा का होता है और हमें कोई उस पे कटाक्ष करने का अधिकार नहीं है। लेकिन जो मोदी जी के आगे जितने भी एमपीज बने हैं, जितने मंत्री बने हैं, जिनको काम सौंपा गया है, वो तो उस लेवल पे काम करे ना जिस लेवल पे मोदी जी और योगी जी कर रहे हैं। चलिए ठीक है, हम तो एक्सपेक्ट तो उनसे कर रहे हैं। सारी व्यवस्थाएं डॉक्टर साहब, माननीय डॉक्टर साहब, सारी व्यवस्थाएं ऊपर से नीचे की ओर चलती है मोदी जी के और योगी जी के निर्देशन में। छोटे से छोटे कार्यकर्ता, छोटे से छोटे व्यक्ति जुटे हैं, जुड़ा है, और लाभ जन जन तक पहुँचा है। गाँव गरीब किसान मजदूर सब तक पहुँचा। ठीक है, अशोक गोयल साहब, मदद का कोई भेद नहीं रहा। जी अशोक गोयल साहब, कांग्रेस पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखा है जी, आपने देखा होगा। देखा 39 नाम जो आए हैं। जी जी, उसमें राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं अपनी पुरानी सीट से ही, और केसी वेणुगोपाल का भी नाम है, भूपेश बघेल का भी नाम है। कैसे देख रहे हैं? लोकतांत्रिक अधिकार है उनका जी, और उन्हें दिखाई देता है कि दक्षिण में मैं जीत पाऊंगा, वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस बार मोदी जी ने दक्षिण में भी जिस तरीके से सेवा कार्यों को बढ़ाया है, जिस तरीके से विकास कार्यों को बढ़ाया है, दक्षिण के लोगों के जैसे मनोबल बढ़ाया है, ये मामूली नहीं है। हर तरीके से चीज सामने आएगी, आप देखेंगे। आज जहाँ जहाँ छत्तीसगढ़ में सीट डिक्लेयर हुई है, कुछ कर्नाटक में हुई है, जहाँ जहाँ वो अपनी ताकत की समस्या ने डिक्लेयर की है 39 सीटें। जी देखिए, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़, ये मुझे जानकारी में है। जी, तो ये जो सीटें हैं, जिस तरीके से उन्होंने कहा 15 सीटें जनरल कैटेगरी में, 24 सीटें जो है ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी को दी है उन्होंने, और 71 से 76 साल के लोगों को भी सीटें दी हैं लड़ने के लिए चुनाव, और 60 से 70 साल के लोगों को भी 8 लोगों को चुनाव लड़ा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से देख रही है? आपने 195 की लिस्ट जारी की, पहली इन्होंने जो 39 लोगों की लिस्ट जारी की। हमारी 195 की लिस्ट जो है वो भी समाज के सभी वर्गों को जोड़कर है, अनुपात में जोड़कर है, महिलाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। समझे, हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 195 सीट में से 10-20 सीट छोड़ दी है, बाकी सारी की सारी जीतने के उद्देश्य से दिए। लगता है कि 195 पे जीतने का हम प्रयास करेंगे। जी, जिस तरीके से केसी 39 सीटें
उन्होंने अपनी जो मजबूत संधि डिक्लेयर की है, राजनांदगांव से वहाँ के भूपेश बघेल जी माननीय मुख्यमंत्री रहे, चुनाव लड़ रहे हैं। ये समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ का भी इस बार परिणाम आएगा, जहाँ जहाँ सीटें डिक्लेयर हुई है, चाहे वो कोरबा से हुई हो, कोरबा से महिला के सामने महिला को दिया गया है, तो निश्चित रूप से पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सकारात्मक परिणाम आएंगे, आप देखेंगे। बिल्कुल। पेपर लीक को लगता है कांग्रेस पार्टी मुद्दा बनाने जा रही है। अशोक गोयल साहब, पेपर लीक मामला, उन्होंने कहा कि पेपर लीक गारंटी लेकर आ रहे हैं हम युवाओं के लिए। पेपर लीक के मामले में जहां भी किसी देशद्रोही ने कोई भी गलत काम किया है, हमारी सरकार माफ नहीं करेगी। डॉक्टर बीपी त्यागी, पेपर लीक गारंटी लेकर आ रही है कांग्रेस पार्टी, लगता है फर्क पड़ेगा? हाँ, मैं स्वागत करता हूँ, डेफिनेटली होगा। और उसका कारण मैं बता देता हूँ। देखिए, IAS और IPS के पेपर लीक क्यों नहीं होते हैं? अब तो जो भाजपा की गवर्नमेंट है 10 साल से, क्या आपने सुना है कि IAS और IPS का कोई पेपर लीक हुआ है? नहीं, ये जो छोटे छोटे पेपर लीक होते हैं, इसके पीछे जो इंटेंशन मुझे लगता है कि अभी इन सबको बेरोजगार रहने दो। ठीक है। पेपर लीक मामला समाज की बुराई है, समाज की कलंक है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां जहां भी है, इसमें जो भी कहीं सत्यता सामने आएगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, कल्याण सिंह का नाम आया था कभी नकल रोकने में, इतने कल्याण सिंह जी कैसे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने नकल होनी नहीं दी। इसके अलावा भी कल्याण सिंह जी का जो कहना था ना, अपराधी को छोड़ो मत, निर्देश को छेड़ो मत, आज भी याद आते हैं जी। तो अब ये जो कांग्रेस की लिस्ट है, यानी कि जो उनकी सबसे ताकतवर सीटें हैं या जहां से वो जीत कर आएंगे, तो डॉक्टर साहब भी तो ये तो जीती हुई सीटें हैं कांग्रेस की 39। अशोक गोयल साहब, ये जीती हुई सीटें हैं कांग्रेस की, मुझे जानकारी नहीं है कि कौन सी सीट जीती हुई उनकी है, कौन सी नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है कि 39 की 39 पर जो उन्होंने डिक्लेयर किए, कांग्रेस की 5-7 दल जीती भी जा सकती है, लेकिन अभी ये समझना चाहिए कि 70 भाजपा हावी है। चलिए, भाजपा 4 से 4 का जो लक्ष्य लेकर चल रही है, उसमें ये सभी सीटें आती हैं। हम सब जगह 55%, 60%, 65% तक वोट पाकर जीतेंगे। तो आप पूरी तरह आशान्वित हैं कि साउथ के अंदर भी आप जो है अच्छी सीटें लेकर आ रहे हैं। साउथ में इस बार मोदी जी ने पूरा संदेश देने का काम किया है, निरंतर साउथ में विकास की योजनाएं ले गए हैं, और सबसे बड़ी खुशी तो मुझे ये हुई है, पश्चिमी बंगाल में पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो लाइन बना दी गई है जी। मैं बंगाल में वहाँ बहुत गया हूँ, कम से कम 200 बार कलकत्ता गया हूँ, मेट्रो में चला हूँ, लेकिन पता लग रहा है कि मेट्रो पानी के नीचे चलेगी। वाह भाई वाह। देखिए, अंडर वाटर मेट्रो का कंस्ट्रक्शन काम पिछले 5-10 साल से चल रहा था, और वो हमारे भी संज्ञान में है, लेकिन वो चुनाव से कुछ समय पहले ही उसका उद्घाटन हुआ है, तो ये चुनाव में तो खैर मुद्दा बनेगा और फायदा मिलेगा। कार्य जिस समय पूरा होता है, उद्घाटन किया जाता है, पार्टियां संदेश देती ही है, इसमें कोई बात नहीं है जी। आपने अशोक गोयल साहब जिस तरीके से वेस्ट बंगाल का जिक्र कर दिया, और पीएम मोदी जो है पिछले लगभग 10 दिन में 3 बार जा चुके हैं वेस्ट बंगाल, और संदेश खाली का मामला काफी चर्चा का विषय है जी। अजय जी, वहाँ एक मुद्दा है संदेश खाली का जी। संदेश खाली में जिस तरीके से माँ बहनों के साथ जुल्म हुआ है जी, बांग्लादेश से आया एक व्यक्ति, एक मछुआरा, मछली पकड़ते जिस तरीके से उसने वहाँ जुल्म किया है जी, टीएमसी के कार्यालय में बुलाकर महिला के साथ जुड़ाना काम हुआ है जी। तो ऐसे में मोदी जी का जाना, संदेश देना, लोगों में विश्वास पैदा हो, सरकारों के प्रति विश्वास पैदा हो, और कहीं ना कहीं दीदी को समझ लेना चाहिए, दीदी चौबेंदा। चलिए ठीक है, एक आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल है मेरा, एक आखिरी सवाल है अशोक गोयल साहब से, फिर आपकी तरफ आता हूं। डॉक्टर साहब, सौरभ गांगुली टीएमसी से चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? मेरे संज्ञान में नहीं है, उनकी स्वतंत्र है, कहीं से भी लड़े, उसमें क्या देख।
ठीक है, संपर्क है, संवाद है, उनका जगह बन जाए। ठीक है, डॉक्टर बीपी त्यागी कैसे देख रहे हैं? मैं ये बताना चाह रहा हूँ अजय जी कि यहाँ सब जगह बोर्ड हम देखते हैं इस बार 400 के पार, और माननीय मोदी जी बोलते हैं 375, तो 25 सीट तो माननीय मोदी जी ने कम कर दी थी, क्योंकि वो चाहते हैं कि अपोजिशन स्ट्रांग होना चाहिए। नहीं, वो बीजेपी की 375 मांग रहे हैं, बाकी सहयोगी दलों की, तो सहयोगी दल मिलकर 400 पार ले जाएंगे। सहयोगी दल अगर 400 पार ले जाएंगे, उस बात से हम इसलिए सहमत नहीं है कि वो खुद चाहते हैं कि स्ट्रांग अपोजिशन होना चाहिए। स्ट्रांग अपोजिशन नहीं होगा तो उनकी जितनी भी स्कीम है वो कुछ भी स्कीम भेजते हैं, धरातल पे होती कहाँ है? अगर कमल के फूल को वोट मिलेगा तो कैंडिडेट काम करेगा। माननीय त्यागी जी, 400 पार का जो हमारा लक्ष्य है एक देश को 2047 की ओर ले जाने के लिए 2024 की सफलता के बाद में निर्णय इतने जबरदस्त होंगे, इतने जबरदस्त निर्णय होंगे कि हम जो है एक विकसित भारत का निर्माण करेंगे जो हजारों साल तक याद किया जाएगा। चलिए, समय का अभाव है, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय दिया। तो आज जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपनी 39 लोगों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसके अंदर मुख्यतः केसी वेणुगोपाल का नाम, भूपेश बघेल का नाम और राहुल गांधी का नाम वायनाड से है। इसमें 15 सीटें जनरल कैटेगरी की हैं, 24 सीटें SC/ST और OBC कैटेगरी की हैं, बाकी अदर कैटेगरीज में आ रही हैं सीटें। तो अब क्या होने जा रहा है इस राजकीय रण क्षेत्र में और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अब इसको अपनी सीटों का अनाउंसमेंट करेगी, और बाकी यानी कि इंडी गठबंधन और NDA गठबंधन किस तरीके से, अभी हमने चर्चा की थी शुरू में, बिहार के अंदर भी सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है, और ये सूत्र हमारे बता रहे थे कि 5 सीटों पर चिराग पासवान सहमत हो गए हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से कोई सूचना अभी नहीं आई है। फिलहाल आज के शो में राजकीय रण क्षेत्र में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए आर्या न्यूज।